एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू परीक्षा सारथी। यहाँ मिलेगा आपको ऐसा करंट अफेयर एनालिसिस जो डायरेक्टली आपकी यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी एंड डीपीएफओ जैसे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आज है 6 अक्टूबर 2025 एंड मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का करंट अफेयर एनालिसिस सेशन। एंड आई होप आप अपनी तैयारी में लगातार मेहनत कर रहे होंगे एंड अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए एक एक दिन को पूरी तरह से यूटिलाइज कर रहे होंगे। सबसे पहले आज देखते हैं कवर क्या क्या करना है, यानी कि व्हाट टू कवर। सबसे पहले हम देखेंगे वेदर यू रिकॉल। यहाँ पे हम करते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड जिसके आंसर्स आप लोग मुझे देते हैं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए जब तक आप एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका प्रीलिम्स क्रैक नहीं होगा। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये एक्सरसाइज कोंकण। आपको पता है ये डिफेंस एक्सरसाइजेस आती हैं एग्जाम्स में, ठीक है। पूछा जाता है कि एक्सरसाइज कोंकण हो गई या फिर युद्ध अभ्यास होता है, ठीक है, मैत्री होती है, ये किन के बीच में कंडक्ट की जाती है। तो यहाँ पे आज न्यूज़ में क्या है, एक्सरसाइज कोंकण। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, ट्रीट एम्प्लॉयमेंट एज अ नेशनल प्रायोरिटी। दिस इज़ अ मस्ट रीड एडिटोरियल, राइट। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर 3। जीएस पेपर 3 में एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट वाला जो सेक्शन है, राइट, उसके लिए आप मेंस के लिए भी इसे, यानी कि जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स के लिए भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। देन आप क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू के लिए भी इसे तैयार कर सकते हैं। मैं ये जो पीडीएफ दूंगी ना तो पढ़िएगा, ठीक है। ये मस्ट रीड एडिटोरियल है जो आपको खुद से पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अटल, ये जो टनल बने थे ना रोहतांग पास पता है, पढ़ाया था मैंने आपको ये वाला पहले भी, इसीलिए आज भी इसे कवर करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। अटल टनल न्यूज़ में है। नेक्स्ट, फोर्स फाइन बियॉन्ड अर्थ। फोर्स फाइन को डिस्कवर किया गया है बियॉन्ड अर्थ, और ये माना जाता है कि यानी कि अर्थ के अलावा भी कहीं पे लाइफ है, यानी कि कहीं पे एलियंस हैं जो लाइफ प्रोसेस में अभी चल रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स कह सकते हैं। फोर्सफाइन के बारे में आ सकता है, ठीक है, या फिर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया, वो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि फोर्सफाइन क्या है, या फिर पूछा जा सकता है आपके जीएस पेपर 3 में, जहाँ पे जो स्पेस वाला सेक्शन है ना वहाँ पे पूछा जा सकता है, साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, पीआईबी क्रिस्प। आपको पता है मैं पीआईबी क्रिस्प आप लोगों से डेली डिस्कस करती हूँ। ये कुछ फैक्चुअल न्यूज़ यहाँ पे डिस्कस की जाती है जो आपके प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैपिंग। मैपिंग में आज क्या है, लेक्स ऑफ यूपी के जितने भी लेक्स हैं, आपको पता है 12 अक्टूबर को एग्ज़ाम है यूपी पीसीएस का, राइट, संडे को अभी। तो आप लेक्स अभी रिवाइज कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। या तो एक काम करते हैं, सीरीज़ चलाते हैं, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता ना। आज मैं करवा रही हूँ लेक्स, वैसे ही मैं करवाऊँगी और भी टॉपिक्स, जैसे कि कुछ इंडस्ट्रियल वहाँ पे फैसिलिटीज़ जो भी अवेलेबल हैं, ठीक है, मिनरल्स हैं, माइंस हैं, ये वाली मैं कवर करवाती चलूँगी यूपी की। ये इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वो कैब भी आपके एपीएफओ जैसे एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि 30 नवंबर को ईपीएफओ का एग्ज़ाम भी आ रहा है, ठीक है। वेदर यू रिकॉल से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सर क्रेक डिस्प्यूट। ये मैंने आपको फ्राइडे को पढ़ाया था। सैटरडे को किसी कारणों की वजह से वीडियो मैं नहीं डाल पाई थी एंड संडे को मेरा ब्रेक होता है एंड मैं आपको उस दिन रिवीजन का डे देती हूँ। तो आज है मंडे एंड आज मैं वो वाले क्वेश्चंस पूछूंगी जिसकी मैंने फ्राइडे को आपको पढ़ाई करवाई थी। सर क्रेक डिस्प्यूट इस प्राइमरली, ये कौन सी 2 कंट्रीज़ के बीच का डिस्प्यूट है, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया श्रीलंका या फिर इंडिया म्यांमार। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, राइट। आप लोग मुझे इसके आंसर्स बताएंगे। नेक्स्ट, सर क्रेक का जो डिस्प्यूट है ओरिजिनेटेड ड्यू टू डिफरिंग इंटरप्रिटेशंस ऑफ विच डॉक्यूमेंट, ठीक है, किन डॉक्यूमेंट्स के डिफरेंट इंटरप्रिटेशन से ये ओरिजिनेटेड है, ठीक है। हाँ जी बताइए, कौन सा एग्रीमेंट है जो सर क्रीक के डिस्प्यूट को कंडक्ट करता है, यानी कि उसमें एक बाउंड्री डिसाइड करता है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। 1972 शिमला एग्रीमेंट, 1947 माउंटबैटन प्लान, 1914 बॉम्बे रेजोल्यूशन, 1968 रन ऑफ कच्छ ट्रिब्यूनल रिपोर्ट, राइट। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट, हाँ जी, एज पर द थॉलवेक प्रिंसिपल। ये थॉलवेक प्रिंसिपल मैंने आपको पढ़ाया था इस बारे में। इन इंटरनेशनल लॉ ये किसकी बाउंड्री को डिफाइन करता है, यानी कि किन
कंट्रीज़ की किन बाउंड्रीज़ को डिफाइन करता है? अलोंग द रिवर बैंक नियरेस्ट, ठीक है, यानी कि दो कंट्री के बीच में जो भी रिवर बैंक है वो, अलोंग द मिड चैनल ऑफ अ नेविगेबल रिवर, अलोंग द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ रिवर वैली, या फिर अलोंग द ये डेल्टा लाइन। थॉलवेक प्रिंसिपल कहाँ यूज़ होता है, आप लोग मुझे आंसर करेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सर क्रीक डिस्प्यूट इज करेक्ट? पाकिस्तान क्लेम्स द एंटायर सर क्रीक लाइज विद इन इट्स टेरिटरी। बताया था मैंने आपको, पूरा मैपिंग करवाई थी अभी परसों फ्राइडे को, ठीक है। इंडिया क्लेम्स द बाउंड्री शुड फॉलो द मिड चैनल। हाँ जी, इंडिया क्लेम करता है कि बाउंड्री मिड चैनल को फॉलो करनी चाहिए। द डिस्प्यूट ऑल्सो इफेक्ट द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यूएन क्लॉज के अंदर, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यूएन क्लॉज के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कुछ जोन्स डिवाइडेड है, ठीक है। समुद्र पे किसका हक होगा, ठीक है, ये डिफाइन किया जाता है यूएन क्लॉज, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉज ऑन ऑफ सी, ठीक है। इसमें बताया था मैंने आपको कंटेजियस जोन बताया था, मैंने आपको टेरिटोरियल वाटर बताया था, बेस लाइन आपको पता है, राइट, एंड मैंने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बताया था, ठीक है। आप लोग मुझे बताएंगे कि सर क्रीक वाले डिस्प्यूट में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक डिस्प्यूटेड एरिया है कि नहीं है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का जो डेमार्केशन है वो उसमें डिस्प्यूट है कि नहीं है, ठीक है। पढ़ाया था मैंने आपको पूरा, कुछ भी ऐसा नहीं है कि ना पढ़ाया हो। ये ब्रिटिश एंड इंडियन वॉरशिप्स बिगिन 4-day मैरीटाइम एक्सरसाइज कोंकण इन इंडियन ओशन। ये फर्स्ट न्यूज़ है, फर्स्ट न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज कोंकण कंडक्ट की गई है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, दो कंट्रीज़ के बीच में है, एक है यूके ब्रिटिश एंड दूसरी है इंडिया। बात समझ आई? यूनाइटेड किंगडम्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप लेड बाय द एयरक्राफ्ट कैरियर एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है, किसका है? यूएस का है। यहाँ पे एक एक्सरसाइज कोंकण कंडक्ट की गई है। कोंकण आपको पता है महाराष्ट्र के तट को कहते हैं कोंकण कोस्ट, ठीक है, इसे कहते हैं कोंकण कोस्ट भी कहते हैं, ठीक है। पहली बार ये हेल्ड की गई थी इन 2004। एक्सरसाइज कोंकण हैज़ ट्रेडिशनली बीन अ बाइलिनियल इंगेजमेंट, ठीक है, दो कंट्रीज़ के बीच की इंगेजमेंट है एक्सरसाइज कोंकण, ठीक है। उनकी तरफ से वो देखिए, यूके की तरफ से कौन आया? प्रिंस ऑफ वेल्स एचएमएस, और हमारे इंडिया की तरफ से है आईएनएस विक्रांत, ठीक है। विक्रांत हमारी तरफ से ये जो वॉरशिप है वो गई है इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करने के लिए। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज़ अ मस्ट रीड एडिटोरियल। मैं आपको जो पीडीएफ दूंगी आप उसमें से पढ़िएगा, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि आप ये खुद से भी पढ़ें, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके मेंस के लिए, स्पेशली जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, एज वेल एज इंटरव्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस एंड ऑल्सो वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज़। आपको पता है हमारे यहाँ वो यंग पीपल ज़्यादा हैं, राइट। जहाँ दूसरी कंट्रीज़ अब एजिंग हो रही है, एजेड पीपल वहाँ पे अब ज़्यादा हो रहे हैं, हमारी कंट्री में अभी भी यंगेस्ट पीपल ज़्यादा हैं। एस्टिमेट्स बाय द CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसने सजेस्ट किया है ओवर द नेक्स्ट अगले 25 सालों में इंडिया 133 मिलियन पीपल को और ऐड करेगा वर्किंग एज पॉपुलेशन में, यानी कि 15 से 64 साल के बीच के जो लोग हैं वो और ऐड होंगे, यानी कि 133 मिलियन लोग ऐड होंगे, ठीक है, विच इज़ क्लोज टू 18% ऑफ द टोटल। और हाँ, मैं भी ये आपको बता दूँ, अभी जो भी नॉइज़ आ रही है, मैं थोड़ा अभी आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो ये जो भी नॉइजेज़ हैं आई कैन नॉट कंट्रोल दिस, तो इसके लिए माफ़ करिएगा, ठीक है। हाउएवर इंडिया हैज़ अ शॉर्ट विंडो टू लेवरेज हिज डेमोग्राफिक डिविडेंड। आपको पता है कि इंडिया के पास बहुत कम समय है इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठाने का, और जो कंट्री अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठाती है वही कंट्री आगे बढ़ती है, उसी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट काफ़ी होती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज़ क्रिटिकल फॉर इक्विटी एंड इंक्लूजन, ठीक है। इक्विटी एंड इंक्लूजन के लिए एम्प्लॉयमेंट का होना ज़रूरी, सबसे पहले रोज़गार तो दीजिए वो युवाओं को, ठीक है। क्वालिटी जॉब्स एट द स्केल कैन लिफ्ट मिलियंस आउट ऑफ पॉवर्टी रिड्यूस, ठीक है, एंड सोशल डिस्पैरिटीज़ को रिड्यूस करेगा। अगर एम्प्लॉयमेंट दे दी गई, रोज़गार दे दिया गया, तो गरीबी दूर होगी ना, सोशल डिस्पैरिटीज़ दूर होंगी। क्योंकि आपको पता है अब देखिए कास्ट सिस्टम उतना नहीं रहा जितना अब इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, ठीक है। अगर कोई इंसान अगर इकोनॉमिकली वेल है
तो उसकी अब वो उसका अब कास्ट नहीं देखा जाता, ठीक है। जनरेटिंग जॉब्स इज़ ऑल्सो वाइटल फॉर ग्रोथ एंड रेजिलेंस। अपनी कंट्री को रेजिलेंस बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोज़गार देना ज़रूरी है, जॉब्स को जनरेट करना ज़रूरी है। इन अ कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी लाइक इंडियाज़, ब्रॉडनिंग कंजम्पशन थ्रू गुड क्वालिटी जॉब्स एक्सेलरेट स्टेबलाइजेज ग्रोथ। अब देखिए कंजम्पशन इकोनॉमी है हमारी, कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी, आपको पता है इतनी सारी मॉल्स, मास कंजम्पशन होता है, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए, परचेजिंग पावर चाहिए ना। अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे हम बढ़ावा दे रहे हैं, हम कह रहे हैं वोकल फॉर लोकल, ठीक है, लोकल खरीदो, बाहर के देशों से मत खरीदो, इसके लिए क्या चाहिए, परचेजिंग पावर पैरिटी होनी चाहिए, परचेजिंग पावर होनी चाहिए हाथ में। अब जब परचेजिंग पावर, लोगों के हाथ में पैसा जाना चाहिए ना, लोगों के हाथ में पैसा कैसे जाएगा, एम्प्लॉयमेंट से, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट मस्ट देयरफॉर बी ट्रीटेड एज अ नेशनल प्रायोरिटी। रोज़गार को एक नेशनल प्रायोरिटी घोषित करनी चाहिए। नेशनल प्रायोरिटी इज़ बेसिकली टॉप मोस्ट, हमारा वो इश्यू होना चाहिए, युवाओं के बेरोज़गारी का इश्यू टॉप मोस्ट होना चाहिए। दिस रिक्वायर्स कंसिस्टेंट ग्रोथ पॉलिसीज़ दैट एनकरेजेस स्टेडी इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म जॉब क्रिएशन, ठीक है। ये कह रहे हैं ऑथर, इसमें कह रहे हैं कि फ्रेगमेंटेड और शॉर्ट टर्म अप्रोचेस मत लो, लॉन्ग टर्म जॉब क्रिएशन पे ध्यान दो, स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दो, सोशल सिक्योरिटी। अभी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देती है सरकार, जैसे कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत क्या है, अगर 15 दिन के अंदर अंदर आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली डिमांड करने के बाद, तो आपको क्या मिलेगी, भत्ता मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलेंगी, राइट। ये क्या है, सोशल सिक्योरिटी है, ये स्कीम, वो अटल पेंशन योजना, ये योजना, ये हम सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं, बट हमें क्या करना है, उनकी स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, ठीक है। इंडिया के पास अभी भी यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क नहीं है। जॉब क्रिएशन के लिए इंटरवेंशंस चाहिए फ्रॉम बोथ डिमांड एंड सप्लाई साइड्स। डिमांड क्या होती है, जब युवा डिमांड कर रहे हैं कि हमें जॉब चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे, आपने देखा होगा गोलगप्पे, चाय वाला, ठीक है, आपने देखा होगा वो ग्रेजुएटेड है, फिर भी वो लोग ये छोटा मोटा काम ही तो बोलेंगे, ठीक है, गोलगप्पा बेचना, चाय बेचना। तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो स्किल्स हैं, हमारे डिग्री के हिसाब से हमारे वो जॉब अवेलेबल नहीं है मार्केट में। इस चीज़ को क्या करना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा। डिमांड इज़ ड्राइवन बाय इकोनॉमिक एंड सेक्टोरल ग्रोथ वाइल सप्लाई इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय स्किल मोबिलिटी एंड सोसाइटल नॉर्म्स, ठीक है। जो सप्लाई है ना, ये इन्फ्लुएंस्ड है किससे, स्किल से। वो अगर आपके पास स्किल्स हो ना, तो आपको एम्प्लॉय कर लिया जाएगा। आजकल देखिए मैं फॉर एग्जांपल बताती हूँ, मैं ये वाला ना वो जो एडिटोरियल है ना, वो आपको पढ़ने के लिए दूंगी, आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे आपका कुछ एग्जांपल्स के तौर पे बताती हूँ। यहाँ पे क्या है, स्किल्स। अगर आपके पास स्किल्स है ना, स्किल्स के बिना आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, आपको जॉब्स नहीं मिलेंगी। आपको अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करना है ना, तो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, आजकल ज़्यादातर यूथ हमारा जो है वो एग्ज़ामिनेशंस में बिज़ी है, ये एग्ज़ाम दे दो, वो एग्ज़ाम दे दो, ये फॉर्म भर दो, वो फॉर्म भर दो, ठीक है। अब इसमें क्या, स्किल्स तो वो नहीं ले पाते, क्योंकि जो उनके कलरफुल जो यूथफुल ईयर्स होते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में चले जाते हैं, राइट। तो वो आखिरी में क्या बचता है उनके पास, कुछ नहीं, स्किल्स होती नहीं। ये बात आप लोगों ने भी समझी होगी, ठीक है। तो अगर आपको जॉब चाहिए, अगर आपको अगर आपको कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए होगी, स्किल्स चाहिए होंगी। विदाउट ब्रिजिंग दिस गैप पॉलिटी इम्पैक्ट विल रिमेन लिमिटेड। अगर सरकार स्किल्स नहीं प्रोवाइड करती है, पॉलिसी जो भी पॉलिसी आ रही है सरकार की तरफ से, उसका एक लिमिटेड इम्पैक्ट रहेगा, राइट। पूरी तरह से वो फुलफिल नहीं कर पाएगी एम्प्लॉयमेंट के इश्यू को। कॉलेज करिकुलर नीड फोकस्ड रिव्यूज टू मेक ग्रेजुएट जॉब रेडी, यानी कि कॉलेज में पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल जॉब रेडी रहे सब, ठीक है। सप्लीमेंटेड विद स्किलिंग प्रोग्राम्स दैट आर अलाइन्ड टू इंडस्ट्री एंड एमर्जिंग सेक्टर्स। To address these challenges, an integrated national employment policy, this is an important keyword for your GS paper 3, लिखना है, ठीक है। एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी की ज़रूरत है, जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होती है ना, वैसे ही नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी की ज़रूरत है। एंड जितने भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, उन सबको कंसोलिडेट कर दो, उन सबको रैशनलाइज कर दो। गवर्नेंस
could be overseen by an empowered group of secretaries with the implementation led by the district planning committees that understand local challenges. ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक आपको बात बताना चाहूँगी कि इंडस्ट्री एकेडमिया का कोलैबोरेशन होना चाहिए। जैसे कि अगर वो देखिए एकेडमिक्स है, वो आपको पढ़ा रहे हैं, आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं, राइट। अब इंडस्ट्रीज़ एकेडमिक का जो भी कोलैबोरेशन है वो ये बताएगा कि इंडस्ट्रीज़ की जो भी कोई इंडस्ट्री है उसमें किस तरीके की जॉब्स अवेलेबल हैं, बच्चों को क्या पढ़ाया जाए। बात समझ आई? आइडेंटिफाई हाई एम्प्लॉयमेंट एंड पोटेंशियल सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एजुकेशन लेबर पॉलिसीज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ताकि मैक्सिमाइज़ कर सकें हम जॉब क्रिएशन को। लेबर मार्केट जो भी फ्रिक्शंस होते हैं उन्हें टैकल करना पड़ेगा, उन्हें जूझना पड़ेगा उन संघर्षों से, उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। एंड रीजनल डिस्पैरिटीज़, आपको पता है कि रीजनल डिस्पैरिटीज़ कितनी है, कहीं कहीं पे स्कूल्स नहीं हैं, जॉब्स नहीं हैं, तो क्या होता है, माइग्रेशन होता है, ठीक है। दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में लोग यूपी बिहार से आते हैं काफ़ी। अनदर चैलेंजेस क्या है, ये मिसमैच बिटवीन अवेलेबिलिटी ऑफ द पीपल इन द जॉब एज अ सेंटर इन द स्टेट, ठीक है। मिसमैच है अवेलेबिलिटी ऑफ द पीपल। देखिए पीपल इतने सारे, आपको पता है बिल्कुल फर्स्ट नंबर पे हमारा देश जनसंख्या के मामले में, बट जॉब क्रिएशन कितना है, बहुत कम है। वो तभी आपने सुना होगा कि अरे ये वाली डिग्री तो वो घूम रहा है वो लेके, राइट, ये वाली डिग्री तो लोग घूम रहे हैं लेके। विदाउट लेटिंग पॉलिसीज बिकम ए बैरियर, यहाँ पे क्या करना है, प्रमोट करना है मोबिलिटी को कंस्ट्रक्टिवली। बिल्डिंग वन इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट मोबिलिटी विल बी क्रूशियल, इंपॉर्टेंट होगी एम्प्लॉयमेंट मोबिलिटी। स्टेट्स के बीच में इतना कोऑपरेशन होना चाहिए कि हम माइग्रेशन को हैंडल कर सकें। ऐसा ना हो कि कोई माइग्रेंट किसी स्लम एरिया में वो रहने आ रहा है। स्लम एरिया पता होगा आपको, बिहार यूपी से जो आते हैं वो इतने अनहाइजीनिक एरियाज़ में रहते हैं, राइट। अब ये चीज़ ठीक करने के लिए क्या चाहिए, जॉब क्रिएशन होना चाहिए, स्किल्स प्रोवाइड करनी चाहिए। जॉब क्रिएशन को फोकस करना है और भी लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पे, जैसे कि टेक्सटाइल है। वो टेक्सटाइल ना, जो भी क्लॉथ कपड़ा है ना रिलेटेड, जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें ये ना लेबर इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव देखिए, अब ये रंगने का काम, जो भी धागा बनाने का काम, ये ऑब्वियस है मशीन से होता है, बट इसमें मैन पावर भी ज़रूरी होती है, ठीक है। टूरिज़्म का काम, ये टूरिज़्म में आपको पता है कि टूरिस्ट लोगों से कितने सारे, बिल्कुल टूरिज़्म वो इकोनॉमी है, स्पेशली हिली स्टेट्स की, जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। एग्रो प्रोसेसिंग, रियल एस्टेट, हेल्थ, माइक्रो स्मॉल एंड द मीडियम एंटरप्राइजेस, इसमें क्या होता है, जो ऑलरेडी एम्प्लॉय कर रही है 25 करोड़ लोगों को, उसमें क्या है, हमें और ध्यान देना पड़ेगा ताकि और एम्प्लॉय कर सके, ठीक है। रिक्वायर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट स्ट्रैटेजी की ज़रूरत इसमें है। कवरिंग एक्सेस टू फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, स्किलिंग एंड मार्केट, ठीक है, ताकि जनरेट हो सके ग्रोथ विद जॉब्स। आपको पता है जॉबलेस ग्रोथ के बारे में आपने पढ़ा होगा, एक बार क्वेश्चन भी आया था, ठीक है, यूपीएससी के मेंस में। इसके कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ तो हो रही है, सरकार कह तो रही है हाँ भाई जीडीपी बढ़ रही है, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, सब ठीक हो रहा है, नहीं, जॉब्स कहाँ हैं, ठीक है। इसे कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ होती है स्टैग्नेंट इकोनॉमी मतलब आगे बढ़ तो रही है पर हाँ जॉब्स नहीं है, तो लोगों के पास परचेजिंग पावर कहाँ है, कहाँ बढ़ रही है जीडीपी, ठीक है। स्पेशली टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़ में ना इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि टीयर 2 सिटीज़ कौन सी होती है, सिस्टर सिटीज़ होती है, जैसे कि दिल्ली के आसपास की भी जो भी सिटीज़ है ना, गाज़ियाबाद हो गई एंड गुरुग्राम हो गया, तो यहाँ पे क्या है, ये नहीं बोलेंगे टीयर 2 सिटीज़, सिस्टर ये ना सिटीज़ बोलेंगे। यहाँ पे भी जॉब्स को जनरेट करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बात समझ आई? आपको ऐसे ही एक एडिटोरियल कवर करना होता है ताकि आपका एक एनालिसिस का व्यू पॉइंट बढ़ सके। अ सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्री चाहिए होगी ताकि सीमलेस ऑनबोर्डिंग, प्रिजर्व वर्क हिस्ट्री एंड रिड्यूस एंट्री बैरियर्स को हम ठीक कर सकें। फेयर कॉन्ट्रैक्ट, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड ग्रीवियंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी होने चाहिए। जो भी वर्कर्स हैं उन्हें जॉब क्वालिटी देनी है, बेटर वेजेस देनी है, ऐसा नहीं है कि काम करवा दिया पैसा नहीं दिया, ठीक है।
एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कि अगर उल्लंघन होता है कॉन्ट्रैक्ट का तो क्या कर सके, स्यू कर सके। ठीक है, कहाँ पे, कोर्ट्स में हम वो ना उसे स्यू कर सके, उसे लीगली अकाउंटेबल ठहरा सके। अफोर्डेबल हाउसिंग चाहिए नियरेस्ट, ये इंडस्ट्रियल हब फॉर एग्जांपल, जैसे कि वो दिल्ली में काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, राइट, मुंबई में काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, इनके आसपास ना अफोर्डेबल हाउसिंग होनी चाहिए। वो अफोर्डेबल हाउसिंग कि किसी भी माइग्रेंट को रैन बसेरा में ना रहना पड़े, किसी भी माइग्रेंट को स्लम एरियाज़ में ना रहना पड़े, अफोर्डेबल हाउसिंग हो। ठीक है, कम पैसों में उन्हें एक सेफ़र एंड हाइजीनिक होम मिले, घर मिले। Regionally balanced employment can be promoted through targeted interventions in 100 most underdeveloped district. 100 most underdeveloped वो district आपको पता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आया था, राइट, वो इसीलिए था कि उस डिस्ट्रिक्ट की ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके। रूरल इंटर्नशिप्स चाहिए, जो रूरल ग्रेजुएट्स हैं ना, जो गांव के एरिया के जो भी ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए क्या चाहिए, इंटर्नशिप्स चाहिए। रिमोट वर्क एंड BPO, ये बिज़नेस प्रोसेसिंग आउटसोर्स आपने सुना होगा, ठीक है, BPOs वगैरह में हमें और काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें विकसित भारत बनाना है बाय 2047। दीज एम्प्लॉयमेंट फोकस्ड मेजर्स ऑल्सो विद देयर ब्रॉडर रिफॉर्म एजेंडा ऑफ द CII हैज़ लेड डाउन द रीसेंट रिपोर्ट। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये एक इंटीग्रल पार्ट है, जो हमारा वाइडर विज़न है ना, विकसित भारत अचीव करना है बाय 2047। इसके लिए एम्प्लॉयमेंट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। यहाँ पूरा एडिटोरियल मैंने डिस्कस किया है एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद से भी पढ़ें, क्योंकि इसमें मेन कीवर्ड्स मेंशन हैं। आपको पता है एग्जामिनर की नज़र अगर सीधे कीवर्ड से पढ़े तो आपको मार्क्स फैच करने में दिक्कत नहीं होगी, आप ज़्यादा मार्क्स आप फैच कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू अदर एवरेज एस्पिरेंट्स। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, INS Shayadri, the guided missile test stealth frigate, makes a port call to Cayman in Malaysia। ठीक है, वहाँ पे डिप्लॉयमेंट हो रही है साउथ चाइना सी में, किसकी, INS Shayadri। वो शयाद्री क्या है, कुछ नहीं, अगर आता है ना INS वो शयाद्री एग्ज़ाम में आता है तो आप क्या बोलेंगे, वहाँ पे ऑप्शन होगा स्टील्थ फ्रिगेट। ठीक है, ये एक स्टील्थ फ्रिगेट है। Next important, at the south portal of the अटल टनल in the रोहतांग after the fresh snowfall, हिमाचल प्रदेश के अटल टनल में फ्रेश स्नोफॉल हुई है। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे मार्ग में कुछ दिक्कत झेलने को दिखी है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ना, अटल टनल। वहाँ पे ये नहीं पूछेंगे कितनी रेनफॉल हुई, कितनी स्नोफॉल हुई, नो, ये पूछेंगे अटल टनल का पेरिफेरल एरिया, अटल टनल का बेसिक्स क्या है। अटल टनल, इसे रोहतांग टनल भी कहा जाता है, ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईएस्ट एल्टीट्यूड टनल है। याद रखेंगे कि नहीं, वर्ल्ड्स का लॉन्गेस्ट हाईएस्ट एल्टीट्यूड टनल है। एलिवेशन इसके अप्रॉक्सीमेटली कितनी है, 3100 मीटर्स अबव सी लेवल। इट इज़ लोकेटेड इन द पीर पंजाल रेंज, ये बात ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए इधर, पीर पंजाल रेंज में ये लोकेटेड है इन द ऑफ द हिमालयास इन द हिमाचल प्रदेश। ये रोहतांग पास से कनेक्ट करता है। ठीक है, कनेक्टिंग मनाली टू लाहौल एंड स्पीति वैली, मनाली को लाहौल स्पीति वैली से कनेक्ट करता है। प्रीवियसली जो कट ऑफ था 6 महीने के लिए वहाँ पे बंद था वो वाला रास्ता, अब वो अटल टनल के द्वारा सही अच्छे से कंडक्ट इम्प्लीमेंट हो पाया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, वाई स्टडी टारगेटेड फोस्फेन इन सोर्स फॉर लाइफ बियॉन्ड अर्थ। ऑन अ ब्राउन ड्वार्फ डजन्स ऑफ लाइट ईयर्स फ्रॉम द अर्थ, एस्ट्रोनॉमर्स ने डिटेक्ट किया है फोस्फेन, एक मॉलिक्यूल है जो अर्थ पे लिविंग बींग्स के लिए लाइफ प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। द प्रेजेंस ऑफ फोस्फेन इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अ ब्राउन ड्वार्फ, an object that falls somewhere between the planet and the star। ठीक है, अब वहाँ पे क्या मिली है, फोस्फेन मिली है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसर्च। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिसर्च है ये, फोस्फेन का मिलना इंपॉर्टेंट रिसर्च है कि ये बताता है कि वहाँ पे लाइफ बियॉन्ड अर्थ भी है। फोस्फेन
ये अ मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ 3 हाइड्रोजन एटम 3 रहते हैं एंड 1 फॉस्फोरस एटम इज़ ट्रिकी टू क्रिएट, यानी कि बनाने के लिए ये काफ़ी ट्रिकी है बट डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी ईजी है। तो अगर फोस्फीन कहीं और मिलता है, अगर अर्थ के अलावा कहीं मिलता है तो इसका मतलब वहाँ पे लाइफ थी। अर्थ पे ये लार्जली माइक्रोबियल लाइफ से बना है। प्लांट एंड एनिमल के जो इंटेस्टाइन थे ना, उसमें जो माइक्रोबियल लाइफ है उसने फोस्फीन रिलीज़ किया था एटमॉस्फेयर में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पीआईबी क्रिस्प। पीआईबी क्रिस्प में हम देखेंगे हिस्टोरिकल लॉन्च ऑफ फर्स्ट कमर्शियल कोल माइन। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, देखिएगा इधर, फर्स्ट कमर्शियल कोल माइन इन अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे है? नामचिक नामफुक। ठीक है, नामचिक नामफुक पे फर्स्ट कमर्शियल माइन इन अरुणाचल प्रदेश इस्टेब्लिश की गई है। ये सिग्निफाई करता है एंड ऑफ इलीगल माइनिंग। आपको पता है मेघालय वगैरह के एरिया में रैट माइनिंग होती है। रैट माइनिंग जैसे चूहे कुतर देते हैं जगह, वो होल्स कर देते हैं, राइट, वैसे ही होती है रैट माइनिंग। रैट माइनिंग मतलब कोई देख ना पाए, खुद के माइनिंग वहाँ पे की जाती है, मैनुअली माइनिंग की जाती है, उसे कहते हैं रैट माइनिंग। ठीक है, तो ये इलीगली होती है। और रैट माइनिंग से पता है आपको वहाँ पे लोगों पे बहुत दिक्कत होती है, वहाँ पे टॉक्सिक गैस वो लोग ब्रीथ करके मर जाते हैं कुछ लोग। तो रैट माइनिंग भी बहुत हार्मफुल होती है, तो ये ना इलीगल है। बट वहाँ पे फर्स्ट कमर्शियल कोल माइन अगर इस्टेब्लिश की गई है वो अरुणाचल प्रदेश में, तो ये रैट माइनिंग जैसी इलीगल एक्टिविटीज़ को भी हटाएगा, कम करेगा। यूनियन मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह inaugurates country's first cooperative multi-feed compressed biogas plant at कोपारगांव in अहिल्यानगर, महाराष्ट्र। पहला, कंट्री का पहला, ये वाली चीज़ें आती हैं एग्जामिनेशंस में तो पढ़ के जाना है ऐसे, बाद में ये ना हो कि कहाँ से पूछ लिया। कंट्रीज़ फर्स्ट कोऑपरेटिव मल्टीफीड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को इस्टेब्लिश किया गया है अहिल्यानगर, महाराष्ट्र में। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियाज कोऑपरेटिव शुगर मिल्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट एंड द पोटैश ग्रैन्यूल्स प्रोडक्शन यूनिट इज बीइंग इनिशिएटेड इन द महर्षि शंकर राव कुल्हे सहकार ये सकहार, ठीक है, कारखाना यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। आप ये वाली चीज़ आप नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा, बट ऊपर वाली चीज़ अहिल्यानगर, महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश किया गया है कंट्री का फर्स्ट कोऑपरेटिव मल्टीफीड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, यूनियन मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव ने इनागोरेट किया है राजस्थान का फर्स्ट नमो बायोडाइवर्सिटी इन अलवर टुडे, यानी कि टुमारो। बात समझ आई? ये पीआईबी से लिया गया है एज इट इज़। यूनियन मिनिस्टर ने इनागोरेट किया है राजस्थान का पहला नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क, कहाँ पे? अलवर पे। हाँ जी, आज मैपिंग में क्या है? आज मैपिंग में है यूपी की झील। यहाँ पे देखिए जी, आपको नॉर्थ साउथ आ सकता है, ठीक है। अब स्टेट पीसीएस भी ऐसे वाले क्वेश्चंस पूछने लग गए, ईस्ट वेस्ट आ सकता है। देखिए जी, इसका नाम है लिलोर झील, कीथम, राजा का ताल, ठीक है। फिर चित्तौड़ा झील, बखिरा झील, ये बखिरा झील आपको पता है, राइट। आपने इसका ईस्ट वेस्ट ये जो एक्सटेंशन है आप देखेंगे, रामगढ़ ताल लेक, सुरहा ताल, ठीक है, भरत कुंड, स्वामी ब्रह्मानंद है, अर्जुन सागर है, बरुआ सागर ताल है, ठीक है, बेला सागर है। आप लोग ये इसकी मैपिंग करके जाएंगे, थोड़ी बहुत भी याद कर लेंगे। देखिए ये वाली चार है ना, आप याद कर लीजिएगा, शिवहार, विजय, कल्याण एंड मदन। ये क्या है? इसका नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है। गोविंद वल्लभ सागर पंसागर, ठीक है, ये भी कहाँ है? यूपी में स्टैब्लिश्ड है। आज वो कैप क्या है? वर्ड ऑफ द डे है आज मोरोस। मोरोस का मतलब क्या होता है? अनहैप्पी इन अ बैड मूड, ठीक है, मूड खराब हो, उसे क्या बोलते हैं? मोरोस कहते हैं। सिनोनिम क्या है? ग्लूमी, सैड एंड सोलेन। यूसेज, शी फेल्ट मोरोस आफ्टर मिसिंग द स्कूल ट्रिप, उसने अपनी स्कूल की ट्रिप को मिस कर दिया, उसके बाद वो उदास हो गई, अनहैप्पी हो गई, ठीक है। तो ऐसे करते हैं न्यूज़पेपर का एनालिसिस कि आपने एक न्यूज़ पढ़ी, आपने उसे छोड़ा नहीं, राइट, आपने आलस नहीं दिखाया,
आपने उसका पूरा उसके पेरिफेरल एरियाज़, कोर एरियाज़ को अच्छे से एनालाइज किया, एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो मिलते हैं कल, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो अप्रिशिएट करिएगा। बेसिकली आपका जो भी अप्रिसिएशन है वो मुझे लाइक्स एंड सब्सक्राइब के थ्रू मिलता है। थैंक्स फॉर एवरीथिंग यू हैव डन फॉर मी, राइट। अगर पसंद आई हो तो शेयर करिएगा अपने साथी सहपाठियों में, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। कमेंट करके मुझे आंसर ज़रूर बताइएगा। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब तक आप एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका प्रीलिम्स नहीं क्लियर होगा, एंड जब तक आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका मेंस क्लियर नहीं होगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस करती हूँ, ज़्यादा एम्फसाइज करती हूँ। तो मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान। जय हिंद।